नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अंकित गंगवार आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एक प्यारी सी क्लास में। तो भाई कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब एकदम बढ़िया होंगे और अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। और आप लोग बढ़िया तरीके से जो मैंने पिछली क्लास आपकी प्रोनाउन की कराई है उसके अंदर मैंने 20 क्वेश्चन आपको कराए थे। वहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे आज और बढ़िया तरीके से क्वेश्चंस को करेंगे। एक बार मुझे ये बता दीजिए, क्या आपको पिछली क्लासेस में सारे क्वेश्चन बढ़िया तरीके से क्लियर हैं? बाकी हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपको कोई भी अगर डाउट आ रहा हो किसी भी क्वेश्चन के अंदर तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है भाई, चलिए तो बिना किसी देरी के, बिना किसी टाइम वेस्टिंग के हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, भाई आंसर कीजिए। क्वेश्चन पढ़िए इसको जरा एक बार पहले। कह रहा है दोज हु आर लेट दे विल नॉट बी अलाउडेड इनसाइड द क्लासरूम। तो क्वेश्चन कह रहा है दोज हु आर लेट दे विल नॉट बी अलाउड इनसाइड द क्लासरूम। अब सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा समझाना चाहूंगा। देखो दोज अगर मैं बात करूं तो दीज हो गया, दोज हो गया, दिस दैट, ये सारे की सारी जो चीजें हैं वो अपने आप में डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होती हैं, एडजेक्टिव भी होती हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव। फर्क पड़ता है कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ है। तो यहां पर ये प्रोनाउन है। इसके बाद हु आप जानते हो कि ये एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी होता है, रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है। यहां पर हमारी स्टेटमेंट असर्टिव है, इसीलिए ये क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउन है। अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन है तो मैंने आपको बताया था रिलेटिव प्रोनाउन अपने से ठीक पहले वाले वर्ड को आगे वाली क्लाउज के साथ क्या करता है, रिलेट कराता है एज अ सब्जेक्ट बनाकर। तो आप याद रखना, जब आप ये वाला यहां पे यूज करोगे रिलेटिव प्रोनाउन तो इस वाली क्लाउज के लिए ये दोज आपका जो होगा वो कैसे काम करेगा, सब्जेक्ट की तरह। तो आप जानते हो भाई दोज प्लूरल होता है तो इसके लिए आने वाली वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। ठीक है, फिर आगे देखो लेट, और फिर कह रहा है दे विल नॉट बी अलाउडेड। अब देखो मैं आपको एक यहाँ पे छोटी सी बात बताने जा रहा हूँ, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। बात यह है कि कोई भी आपका अगर रिलेटिव प्रोनाउन आपने यूज कर लिया, कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन आपने यूज कर लिया, लाइक अगर आपने विच यूज कर लिया, ठीक है, या फिर आपने हु यूज कर लिया, ठीक है, अगर सब्जेक्टिव केस में आपने कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन एक बार लगा दिया तो मेरे प्यारे साथी आपको बार बार आगे जाके दोबारा से सब्जेक्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी आपका यही चीज, यही रिलेटिव प्रोनाउन जिसकी मदद से आपने एंटीसीडेंट को कनेक्ट किया होगा, वही आपकी सारी आगे आने वाली क्लाउजेस के लिए सब्जेक्ट का काम कर जाएगा। चाहे भले ही आप एक क्लाउज आगे जोड़े, चाहे दो क्लाउज जोड़े, चाहे तीन क्लाउज जोड़े। अब यहां पे इस वाले क्वेश्चन के अंदर यही तो हुआ है। इस वाले क्वेश्चन में क्या हुआ कि एग्जामिनर ने एक क्लाउज ये जोड़ी यहां तक, हु आर लेट तक, फिर एक क्लाउज यहां से एग्जामिनर ने ऐड कर दी, एक और नई, तो उसने ना यहां पे एक क्लाउज एक्स्ट्रा जोड़ दी और उसके लिए अलग से उसने सब्जेक्ट भी लगा दिया, जबकि इसकी जरूरत नहीं थी आपको। आप नॉर्मल देखते ये रिलेटिव प्रोनाउन ने दोज को रिलेट कर दिया ना इस वाली क्लाउज के लिए, तो ये हु रिलेटिव प्रोनाउन इस वाली क्लाउज के लिए भी कंजंक्शन का काम कर जाएगा। आपको सब्जेक्ट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये रिलेटिव प्रोनाउन इसके लिए भी काम करेगा, और इसके लिए भी काम करेगा तो ये जो एंटीसीडेंट है वो इस वाली क्लाउज का भी सब्जेक्ट बन जाएगा। इसी वजह से मेरे प्यारे साथी अगर आप दे को दोबारा से यहां लगाएंगे तो वो रिडेंडेंट हो जाएगा, उसकी जरूरत नहीं है। वो जबरदस्ती में आपको लगा के दिया गया है ताकि आपको एग्जामिनर कंफ्यूज कर सके। तो यहां पर गलती बस इतनी सी ही है, ये दे लगा के दे रखा है, ये नहीं आएगा, ये रिडेंडेंट है। कई बच्चे हो सकता है इसको नो एरर लगा देते, लेकिन नो एरर नहीं है भाई, इसमें गलती है, ये दे नहीं आएगा। तो आपको याद रखना जब आप रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हो ना, हु वगैरह या विच वगैरह, तो वो अपने साथ आगे दो तीन क्लाउज जो भी दे रखे होंगे उनको सभी को रिलेट करते हुए चलता है, अगर सब्जेक्ट में दे रखा है वो चीज तो। ठीक है, तो फिर वो एंटीसीडेंट सभी क्लाउजेस के लिए चलता है, काम करता है बराबर। नेक्स्ट आ जाओ, ये रहा क्वेश्चन नंबर 22। जरा इसका आंसर बताओ क्या होगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। कह रहा है दोज हु फॉलो अ हेल्दी रूटीन इज लाइकली एंजॉयिंग गुड हेल्थ। मेरे प्यारे साथी
जैसा पहला क्वेश्चन था सेम बिल्कुल उसी टाइप पे बेस्ड ये दूसरा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें मैंने एक छोटा सा बदलाव किया है, बस वो बदलाव आप मुझे बता दो। तो आप कहेंगे भैया जी अभी आपने पीछे बताया था कि जो आप रिलेटिव प्रोनाउन यूज करोगे वो आपकी आगे आने वाली सभी क्लाउजेस को इस एंटीसीडेंट से रिलेट कर देगा। जब भी आप यहां पे कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन लगाओगे, चाहे आप इधर एक क्लाउज रखो, चाहे दो रखो, चाहे तीन रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ये रिलेटिव प्रोनाउन इस एंटीसीडेंट को इन तीनों क्लाउजेस से लिंक कर देगा जब ये रिलेटिव प्रोनाउन किसका काम कर रहा हो, सब्जेक्ट के लिए, सब्जेक्टिव केस में दे रखा हो। जब ये समझ पा रहे हो ना मेरी बातों को? तो अब जरा इस क्वेश्चन में मुझे बताओ, अगर आप देखोगे तो ये हु रिलेटिव प्रोनाउन यहां दे रखा है, तो ये यहां पे सब्जेक्टिव केस में है, तो ये एंटीसीडेंट जो है ये पूरी तरीके से इस वाली क्लाउज के लिए भी काम करेगा और आगे जो क्लाउज दे रखी है इसके लिए भी काम करेगा। यहां तक देखो एक क्लाउज दे रखी है, फिर ये इज लाइकली के साथ में यहां तक हेल्थ तक दूसरी क्लाउज दे रखी है। तो आप मुझे बताओ, जब ये रिलेटिव प्रोनाउन इन दोनों क्लाउजेस के लिए काम कर रहा है तो ये एंटीसीडेंट भी तो दोनों क्लाउजेस पे काम दिखाएगा अपना। तो एंटीसीडेंट आपका कैसा है? तो आप कहेंगे भैया जी दोज एक प्लूरल प्रोनाउन है। यहां पे कैसा प्रोनाउन है? प्लूरल। तो सब्जेक्ट यानी एंटीसीडेंट हमारा कैसा हो गया? प्लूरल। तो दोनों ही क्लाउजेस में जो वर्ब आएगी वो प्लूरल आएगी। अब आप नोटिस करो, क्या यहां प्लूरल वर्ब दे रखी है? जी बिल्कुल दे रखी है। क्या इससे अगले वाली में प्लूरल वर्ब दे रखी है? तो आप कहेंगे नहीं दे रखी है। पकड़ गई गलती, यहां पे इज लगा रखा है जो कि गलत हो जाएगा क्योंकि हमारा एंटीसीडेंट प्लूरल है। और एंटीसीडेंट प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी आएगी प्यारे साथी? प्लूरल वर्ब आएगी, यानी इज नहीं आएगा, आर आएगा। क्या आएगा? आर आएगा। कहां गलती है भाई? थर्ड वाले ऑप्शन में। समझ में आ गई बात दोस्त? बढ़िया तरीके से समझाते हुए चलेंगे, हर क्वेश्चन के अंदर जितनी जरूरत होगी उतना बताएंगे। ठीक है प्यारे साथी? चलिए अब एक बात मेरी समझिए, आपको पिछले क्वेश्चन में मैंने पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दिया था, ये वाला क्वेश्चन उसी पे बेस्ड था, तो इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन की हमें नीड नहीं पड़ी, तो इसीलिए ज्यादा कुछ खास इसमें नहीं बताया। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन पढ़ो 23, जो कि हमारे आज का क्वेश्चन नंबर 3 है। पढ़िए जरा इसको। कह रहा है विद फूड ग्रेनरीज ओवरफ्लोइंग द गवर्नमेंट इज लुकिंग टू लिक्विडेट हिज ग्रेन स्टॉक टू प्रिवेंट डैमेज। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये इतनी चीज तो अलग है, ये एक फ्रेज आपको दे रखी है, ये एक फ्रेज आपको दे रखी है विद फूड ग्रेनरीज ओवरफ्लोइंग, यानी जो फूड ग्रेनरीज हैं, यानी जो अनाज गृह हैं, उनके ओवरफ्लोइंग हो जाने के कारण, यानी कि उनमें मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में जो अनाज है वो हो गया है, तो उसके ज़्यादा हो जाने के कारण द गवर्नमेंट इज लुकिंग, मतलब गवर्नमेंट जो है वो लुकिंग टू, मतलब सर्च कर रही है, कुछ चीज ढूंढ रही है, लिक्विडेट हिज ग्रेन स्टॉक, यानी जो उसके ग्रेन स्टॉक्स हैं उनको थोड़ा सा कम करने के लिए, लिक्विडेट करने के लिए मतलब उनको यूज करने के लिए ढूंढ रही है, ताकि जो नुकसान होने वाला है उससे बचा जा सके। अब मेरी बात समझना, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या मैंने आपको जो उस दिन बात बताई थी प्रोनाउन चैप्टर के अंदर ही, वो आपको याद है? मैंने आपसे एक बात कही थी, मैंने कहा था जब भी आप कभी भी मैन वाले वर्ग की बात करेंगे तो आपको उसके लिए ही वाले प्रोनाउन लगाने होंगे, या कोई भी डेटर्मिनर की जरूरत पड़ेगी तो आप ही वाला लगाओगे। ऐसे ही अगर जब वुमन की बात होगी तो आप मेरे भाई सी वाली चीजें यूज करोगे, और जब आपको किसी थिंग की बात करनी होगी या एनिमल बर्ड्स वगैरह की बात करनी होगी तो उस केस में आप मेरे प्यारे साथी किसकी बात करेंगे? तो आप कहेंगे फिर हम इट वाले प्रोनाउन यूज करेंगे, और ये तब यूज करेंगे जब जरूरत सिंगुलर में हो। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो क्या मेरे प्यारे साथी ये जो गवर्नमेंट है, क्या ये एक कोई व्यक्ति है, या कोई, आप मुझे बताओ क्या ये कोई व्यक्ति है, पर्सन है? और अगर चलो मान भी लिया, पर्सन मान के चल रहे हो आप इसको, तो आप कैसे बता सकते हो कि ये महिला है या पुरुष है भाई? बताओ जरा। पहली बात तो ये पर्सन ही नहीं है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। गवर्नमेंट क्या? एक सरकार। तो ये तो संगठन हो गया ना एक प्रकार का। तो मेरे प्यारे साथी, गवर्नमेंट ना तो मैन है ना वुमन है, इसी वजह से यहां पर गवर्नमेंट के लिए जब आप पजेसिव प्रोनाउन या पजेसिव डेटर्मिनर यूज करोगे तो वो इट वाले यूज करोगे, ना कि ही वाले। तो बस यही गड़बड़ है, यहां हिज नहीं आएगा, चूंकि हमें यहां पजेसिव डेटर्मिनर चाहिए। तो मैंने क्या कहा था, इट का पजेसिव प्रोनाउन वैसे भी नहीं होता है, वो केवल पजेसिव डेटर्मिनर ही होता है, इट्स। तो ये वाला आएगा इस हिज की जगह पे। ठीक है? तो किस पार्ट में गड़बड़ हो गई भाई? ये रही गड़बड़, बी पार्ट में। बी पार्ट में गड़बड़ है, यहां बी पार्ट में गड़बड़ है। समझ में आ गई बात? तो बस आपको यही देखना था कि गवर्नमेंट कोई भाई व्यक्ति थोड़ी ना है,
ना ये औरत है ना ये आदमी है, ठीक है। तो फिर उसके लिए ही और सी वाले प्रोनाउन कैसे लगा लोगे। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 24, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है द प्रेजेंट व्हाट आई बाय फॉर यू येस्टरडे वाज वेरी एक्सपेंसिव। देखो सबसे पहली गड़बड़ अगर मैं आपको बताऊं, ध्यान से मेरी बात समझना, एकदम प्यारी सी गड़बड़ यहां पे ये नजर आ रही है। यहां पे कह रहा है द प्रेजेंट व्हाट आई बाय, यानी जो मैंने खरीदा, फॉर यू मतलब तुम्हारे लिए, येस्टरडे वॉज वेरी एक्सपेंसिव, वो ना बहुत ही महंगा था। अब यहां पे ध्यान से पहले मेरी बात आप इतनी समझ लीजिए, जो मैं खरीदता हूं या जो मैंने खरीदा है। देखो अब इस क्वेश्चन के अंदर मैं एक लॉजिक बता रहा हूं आपको, ध्यान से मेरी बात समझना। सबसे पहली गड़बड़ जो यहां पे है वो रिलेटिव प्रोनाउन की भी एक गड़बड़ है इसके अंदर, और दूसरी गड़बड़ यहां पे टेंस संबंधी भी है। यानी ये क्वेश्चन टेंस संबंधी मामले में भी गलत है और ये क्वेश्चन प्रोनाउन के मामले में भी गलत है। अब आप कहेंगे भैया तब तो दो कॉन्सेप्ट हो गए। देखो मेरे प्यारे साथी, एक प्यारी सी बात बता रहा हूं, इस वाले कॉन्सेप्ट को अभी आप ना समझो तो बढ़िया है, क्योंकि मैं टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करा रहा हूं। तो आप ये मान के चलिए कि टेंस के जबरदस्त क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। फिलहाल मैं अभी प्रोनाउन की प्रैक्टिस करा रहा हूं, तो आपका कोशिश बस इतना होना चाहिए कि प्रोनाउन वाले कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ लें। तो बस ये मान के चलो, ये बाय यहां पे बॉट हो जाएगा। अब कैसे हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, ये सब रीजन मैं आपको दूंगा, लेकिन मैं अभी इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि मेरे प्यारे साथी ये टेंस की क्लास नहीं है। टेंस की क्लास में मैं आपको बिल्कुल दूंगा, ठीक है ना। बहुत अच्छे से एक एक बात बताऊंगा टेंस की क्लास में। फिलहाल गलती तो आप समझ ही गए हैं कि ए वाले पार्ट में होगी, टेंस की गलती यहां है। अब जो हमारा मेन पर्पस है कि प्रोनाउन के एक एक कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन में अप्लाई करते हुए चलना है और अच्छे तरीके से चीजों को समझना है। तो मैं आपको बता रहा हूं, आपको एक डिफरेंस याद रखना है। हमारे पास दो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, एक तो प्यारे साथी दैट होता है और एक हमारे पास होता है व्हाट। लेकिन दोनों में से कब किसका यूज करना है ये मैं आपको बताता हूं। याद रखना, मेरी बस एक छोटी सी बात आप याद रख लेना, जब भी आपको लगे कि आप जिस चीज की बात कर रहे हैं वो अपने आप में एक हिडन सेंस रख रही है, हिडन सेंस, तो उस केस में आप जो अपना रिलेटिव जो प्रोनाउन लगाएंगे वो व्हाट लगाएंगे। और जब आपको लगे कि जिस चीज की हम बात कर रहे हैं वो अपने आप में एपरेंट है, यानी आप लोगों के सामने वो चीज एकदम एपरेंट है, क्लियर है, एपरेंट है, बिल्कुल एकदम क्लियर है आपके सामने, तो उस केस में आप मान के चलिएगा कि वहां आप रिलेटिव प्रोनाउन दैट लगाएंगे। ये चीज समझ गए। अब एक छोटी सी बात और बता रहा हूं, वो इससे भी ज्यादा आपको आसान पड़ेगी। आप याद रखना, जब भी मेरे प्यारे साथी आपको व्हाट रिलेटिव प्रोनाउन लगाना होगा, तो आप ये बात याद रखना कि इससे पहले कोई भी एंटीसीडेंट नहीं होना चाहिए। जब आप व्हाट रिलेटिव प्रोनाउन लगाएंगे तो इससे पहले कोई भी एंटीसीडेंट नहीं होना चाहिए, तभी आएगा। अगर अदरवाइज आप लगा देते हैं तो फिर वो हिडन सेंस मानी ही नहीं जाएगी। अगर एंटीसीडेंट दे रखा है, भाई एंटीसीडेंट दे दिया तो आपने बता दिया ना कि आप इस चीज के बारे में बात कर रहे हो, इस चीज को रिलेट करने की बात कर रहे हो। तो आपको ये बात भी याद रखनी है, जैसे मैंने यहां पे ये बात तो बता ही दी, बाकी मैं आपको एक बात और भी बता रहा हूं, दैट वर्सेस व्हाट के अंदर एक और डिफरेंस बता रहा हूं जिससे आपको और आसानी होगी चीजों को समझने में। याद रखना, हिडन सेंस और एपरेंट सेंस का तो मतलब आप समझ गए, लेकिन आप एक बात और याद रखो, आप याद रखो कि ये जो दैट है ये तब आता है जब आपको एंटीसीडेंट दिया हो, ठीक है, एंटीसीडेंट आपको दिया हो, तब आप उस केस में क्या करेंगे, दैट का यूज करेंगे। लेकिन व्हाट का यूज आप तब करेंगे जब आपको एंटीसीडेंट दिया ही ना हो, एंटीसीडेंट दिया ही ना हो, तभी तो हिडन सेंस बनेगी। तो आप ऐसे भी देखकर पहचान सकते हैं कि क्लियर है, ऐसे भी देखकर आप पहचान सकते हैं कि वहां दैट आएगा या व्हाट आएगा। अगर एंटीसीडेंट दिया है तो दैट आएगा, अगर नहीं दिया है तो फिर व्हाट आएगा। अब आप मुझे इसमें देखो अप्लाई करके बता दो, इसमें अप्लाई करके बता दो, तो आप कहेंगे भैया जी हमारे पास तो एंटीसीडेंट दिया है, गिफ्ट की बात हो रही है, सिंपल, हमें पता चल गया किस चीज की बात हो रही है, तो हिडन सेंस भी नहीं है और प्लस एंटीसीडेंट भी दे रखा है, इसका मतलब यहां पे व्हाट रिलेटिव प्रोनाउन नहीं आएगा, आपको दैट लगाना पड़ेगा। तो मैंने आपको दो तरीके बता दिए, आप हिडन सेंस या एपरेंट सेंस का डिफरेंस याद रख लीजिए, या फिर ऐसे ध्यान रख लीजिए कि भाई अगर एंटीसीडेंट आपको दे दिया तो फिर आप व्हाट लगा ही नहीं सकते, ठीक है।
तो फिर व्हाट आप नहीं लगा पाएंगे। लेकिन अगर अगर आपको मेरे प्यारे साथी, अगर आपको एंटीसीडेंट ना दिया हो तो फिर आप दैट मत लगाइएगा, तो वहां फिर आपको व्हाट लगाना पड़ेगा, क्योंकि दैट तभी आएगा जब उसके पहले कोई ना कोई एंटीसीडेंट दे रखा होगा। लेकिन व्हाट के साथ ऐसा नहीं है, उसे अपना एंटीसीडेंट चाहिए ही नहीं, वो अपने आप आएगा। क्योंकि इस व्हाट का मतलब मैं आपको बताता हूं, ये जो व्हाट होता है वो द थिंग विच इसके बराबर होता है। ये चीज मैंने सब लिखा रखी है, एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से बताया है मैंने आपको। तो द थिंग विच के अकॉर्ड बराबर होता है ये जो व्हाट होता है आपका। तो इस चीज के बारे में आपको थोड़ा सा समझ के चलना है। बाकी हमारे क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट ऑप्शन में राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, जरा पढ़िए जरा इस क्वेश्चन को। कह रहा है दे इन्फॉर्म द टीचर दैट ऑल ऑफ दे फैमिली मेंबर्स वुड बी गोइंग टू विशाखापट्टनम। अब बढ़िया क्वेश्चन है ये, आपको बिल्कुल बड़ा अच्छे से हमने बताया था कि भाई प्रेपोजिशन और वर्ब ये अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेते हैं, दोनों के दोनों क्या करते हैं, ये अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेते हैं। कल भी इस तरीके का क्वेश्चन हम कराए थे, आज भी उसी तरीके का क्वेश्चन आप लोगों के सामने फिर से आ गया। अब देखो ना, यहाँ पे चेक करो, दे आपका सब्जेक्ट है तो उसके बाद वर्ब है, ठीक है। इन्फॉर्म वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट आना चाहिए, दे रखा है द टीचर। फिर दैट आपका रिलेटिव प्रोनाउन है तो ये द टीचर को रिलेट करेगा इधर के लिए। आगे देखो फिर कह रहा है ऑल ऑफ दे, ये ऑल किसके लिए आया, इस टीचर के लिए, इनको रिलेट कर रहा है, ठीक है। दे इन्फॉर्म, उन्होंने इन्फॉर्म किया टीचर को कि ऑल ऑफ दे, ठीक है, तो उनकी फैमिली। अब आप ध्यान से समझना, दे फैमिली गलत नहीं हो जाएगा क्या, आप समझो। ये ऑफ जो यहां पे दे रखी है ये क्या है, तो आप कहेंगे भैया जी ये ऑफ अपने आप में एक प्रेपोजिशन है। अब यहां पे अगर हम बात करें, उन्होंने अपने टीचर को इन्फॉर्म किया कि वो सभी के सभी, मतलब उनके सभी के परिवार के मेंबर्स जो हैं वो कहां जा रहे हैं, विशाखापट्टनम गए होंगे, मतलब वहां पे गए होंगे, वुड बी गोइंग टू विशाखापट्टनम, मतलब पॉसिबिलिटीज को दिखाने की बात हो रही है कि भाई ऐसी बात है कि वो जाएंगे, जा सकते हैं वहां पे। अब यहां पे सबसे पहली बात आप ये देखो कि दे फैमिली का तो कोई मतलब नहीं है, दे फैमिली मेंबर्स ये हमारे लिए इस ऑफ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा। लेकिन आप नोटिस करो, फैमिली वैसे नाउन होता है, लेकिन हमारे इस कॉन्टेक्स्ट में ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है और मेंबर्स हमारे यहां पे नाउन का काम कर रहा है। अब यहां पे नाउन चूंकि प्लूरल दे रखा है तो उसके लिए डेटर्मिनर भी कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। लेकिन हमें ना यहां पजेसिव डेटर्मिनर चाहिए, तो दे का पजेसिव डेटर्मिनर क्या होता है, देयर होता है। क्या होता है, देयर। और पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, बस देयर में एस लगा दो, देयर्स हो जाएगा पजेसिव प्रोनाउन। तो यहां पे दे नहीं आएगा, देयर्स आएगा, तब बात सही बनेगी। कहां गड़बड़ दे रखी है भाई, ये रही गड़बड़, बी पार्ट। बी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बाकी और कोई गड़बड़ क्वेश्चन के अंदर नहीं है, बाकी सारी चीजें ठीक है। ठीक है ना भाई, समझ में आ गई बात, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आगे चलते हैं भाई, ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप लोगों के सामने 25 है। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है whom did you, ध्यान से देखिएगा, whom did you give the packets to, मतलब ये जो पैकेट हैं वो भाई तुम्हें किसने दिए, तो ये आपको बताना है, या तुमने ये पैकेट किसे दिए, ये वाली बात है। तो आप मुझे बताओ क्या इसमें सारी चीजें ठीक है भाई। कोई गड़बड़ तो नहीं है इस क्वेश्चन में, देखकर बताओ जरा। तो आप नोटिस करोगे सबसे पहले कि भाई सब्जेक्ट आपको यू दे रखा है, यहाँ पे डिड यानी कि पास्ट टेंस यूज किया गया है। डिड के साथ मैंने कहा था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी हमेशा, यानी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब दे रखी है। गिव वर्ब को उसका ऑब्जेक्ट चाहिए तो द पैकेट्स दे रखा है, ठीक है भाई। और यहाँ पे हुम दे रखा है, ठीक है भाई। असल में इस क्वेश्चन में कोई गड़बड़ नहीं है। जो बच्चे इस हुम को काट के हु करने की सोच रहे होंगे वो गलत हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे लिए इस वर्ब के लिए सब्जेक्ट मौजूद है। अगर हमने हुम का हु कर दिया तो फिर सब्जेक्ट वाली बात गलत हो जाएगी, ठीक है ना। फिर क्योंकि ये अगर इसको सब्जेक्ट बना देंगे तो इसके लिए भी तो एक वर्ब लानी पड़ेगी अलग से, और जो कि हमारे पास है नहीं। तो इसी वजह से ये हुम अपने आप में परफेक्ट है, ये हुम अपने आप में क्या है, परफेक्ट है। यहाँ पे कोई गड़बड़ नहीं है, यानी नो एरर क्वेश्चन में है। क्या है, नो एरर, कोई गलती नहीं है भाई इस क्वेश्चन में, एकदम परफेक्ट दे रखा है, सारी चीजें परफेक्ट हैं। बेसिक चेक करना था आपको, केवल सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, बस, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ भाई,
नेक्स्ट आ जाओ, बताओ जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए भाई, क्या होगा जरा। कह रहे लास्ट ईयर द यूके सॉ इट्स फर्स्ट चाइल्ड डायग्नोज्ड विद इंटरनेट एडिक्शन। अब आप यहां पे क्या इस क्वेश्चन को आसानी से नहीं कर सकते? तो आप कहेंगे अरे भैया जी बहुत आसानी से कर देंगे, आपने हमें इतने अच्छे से ये वाले इट्स में और ये वाले इट्स में डिफरेंस बताया हुआ है। भाई ये आपका प्रोनाउन और हेल्पिंग वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है, ये वाला प्रोनाउन होता है आपका, और ये वाला जो इट्स होता है ये आपका क्या होता है, पजेसिव डेटर्मिनर होता है, या पजेसिव प्रोनाउन जो भी आप बोले, ठीक है, पजेसिव एडजेक्टिव या फिर डेटर्मिनर जो भी आप बोले वो होता है, ठीक है। तो यहां पे आप मुझे बताओ, यहां पे अगर आप नोटिस करोगे तो ये आपको फर्स्ट चाइल्ड, तो मेरे प्यारे साथी यहां नाउन दे रखा है, और नाउन को अगर आपको क्या करना है, डेटरमिन करना है, या नाउन के बारे में कोई बात बतानी है कि पहला बच्चा, किसका पहला बच्चा, तो वो बताने के लिए उसमें इंफॉर्मेशन ऐड करनी पड़ेगी, और नाउन के अंदर इंफॉर्मेशन ऐड कौन करता है, एडजेक्टिव करता है। तो प्यारे साथी यहां पॉजिटिव एडजेक्टिव चाहिए, यानी ये वाला इट्स नहीं आएगा, ये वाला इट्स आएगा, ठीक है भाई। तो गड़बड़ कहां है, सी वाले पार्ट में, सी वाले पार्ट में क्या है, गड़बड़ है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भाई, डबल हो गया, चलो कोई बात नहीं, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 27, करिए जरा इस क्वेश्चन का आंसर, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा है दिस इज द बॉय विच टुक अवे द बुक्स। बताइए भाई क्या होगा आंसर। देखो क्वेश्चन में अगर आप नोटिस करोगे तो कह रहा है दिस इज द बॉय, ये वही लड़का है, विच टुक अवे द बुक्स, जो कि बुकों से दूर रहता है। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, अगर हम बात करें यहां पर, आप मुझे बताओ क्या गड़बड़ है सीधे सीधे। तो आप सबसे पहले कहोगे कि भैया जी आपने बताया था कि यहाँ पे विच जो है वो एक रिलेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि ये इस वाली क्लाउज को और इस वाली क्लाउज को दोनों को क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है। लेकिन ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है आप अच्छी तरीके से जानते हैं, ये इस पूरी क्लाउज को रिलेट नहीं करता। ये क्लाउज के मेन जो एक तरीके से इसके ठीक पहले वाली जो चीज होती है, यानी जो इसके ठीक पहले जो ऑब्जेक्ट दे रखा होता है उसको रिलेट करने का काम करता है नेक्स्ट वाली क्लाउज के साथ। तो यहां पर ये जो द बॉय है इसको रिलेट करेगा इस अगली वाली क्लाउज के लिए, ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम होता है, ठीक है। अब यहां पे आप मुझे बताओ, मैंने आपको रिलेटिव प्रोनाउन लगाने सिखाए थे, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने कहा था जब आपको पता चल जाए कि चीजें एपरेंट हैं तो उस केस में आप दैट का यूज कर सकते हैं। लेकिन किसी भी कीमत पे आप मुझे बताओ, जब यहां पे पर्सन दे रखा है तो इसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन क्या मैं विच लगा सकता हूं? तो आप कहेंगे भैया जी बिल्कुल नहीं लगा सकते, क्योंकि पर्सन के लिए जो रिलेटिव प्रोनाउन लगाया जाता है वो या तो हु लगाया जाता है या आप दैट भी लगा सकते हैं, क्योंकि मैंने आपसे कहा था दैट एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन होता है जो सभी के साथ आ सकता है, किसी के साथ लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। लेकिन आपको प्रायोरिटी पे किसे रखना है, मैंने कहा था प्रायोरिटी का खेल चलता है सब बाबू यहां पे। तो प्रायोरिटी का मतलब है कि आप हु को प्रायोरिटी पे रखेंगे। फिलहाल गलती यह है कि आपने पर्सन के लिए विच रिलेटिव प्रोनाउन लगा रखा है मेरे प्यारे साथी, जो कि क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस विच को हटाओ और इसकी जगह पे लगा दो हु। किसे लगा दो, हु को लगा दो, बात खत्म। तो यहां पे आंसर कहां पे बन गया भाई, बी पार्ट में। विच तो आएगा ही नहीं, गलत हो गया विच, ठीक है। समझ में आ गई बात, बता दो जरा। बाकी मैंने सारे रिलेटिव प्रोनाउन लगाने बता रखे हैं भाई, डबल डबल चीजें नहीं बताते हुए चलेंगे वरना ज्यादा समय लगेगा। आ जाओ नेक्स्ट। अब इस क्वेश्चन में देखो, ये क्वेश्चन में भी वही सेम गलती है। मैंने कहा था ना, जैसे क्या था, जब मैं पिछली बार क्वेश्चन करा रहा था, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, बहुत काफी टाइम से पढ़ा रहा हूं, तो कई बार बच्चों के ये प्रश्न आते हैं कि भैया जी एक कॉन्सेप्ट पे एक से ज्यादा प्रश्न रखा करो, ताकि जिसमें आप कॉन्सेप्ट बता दिया करोगे फिर हम अगले क्वेश्चन को खुद से भी अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब ये क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल ठीक जो मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 27 बताया, ठीक उसी की तरीके का है, बिल्कुल सेम टू सेम डिक्टो। तो आप कहेंगे देखो भाई, ये कह रहा है ही इज द सेम मैन, ये वही आदमी है, बिल्कुल वही आदमी है, विच आई सॉ यस्टरडे एट द गेट, जिसे मैंने कल गेट पर देखा था। तो मेरे प्यारे साथी अभी मैंने बताया था कि जब भी किसी पर्सन की बात होगी तो उसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन आप या तो हु लगाएंगे या फिर क्या लगाएंगे, या फिर दैट लगाएंगे। लेकिन विच तो आ ही नहीं सकता भाई, विच तो चीजों के लिए आता है, या पूरी क्लाउज को रेफर करने के लिए आएगा, या चीजों के लिए आएगा।
ठीक है ना। यहां पे आप ये लगा रहे हो, ये गलत हो जाएगा। तो यहां पे आप विच नहीं लगाएंगे, आप हु। अब देखिए ध्यान से, आई सॉ यस्टरडे। अब कई बच्चे यहां पे हो सकता है रिलेटिव प्रोनाउन डायरेक्ट हु समझे और कहें कि भैया एकदम हमने ठीक कर दिया, अब तो बल्ले बल्ले हो गई। नहीं, अभी भी आप गलत कर रहे हैं। आप कहेंगे हैं भैया हु क्यों नहीं आ रहा, तो दैट लगा दे क्या। देखो डैट लगा दोगे तो बात हो तो ठीक जाएगी आपकी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दैट आई सॉ यस्टरडे एट द गेट, ठीक है। लेकिन अगर प्रायोरिटी की बात करें तो मेरे प्यारे साथी इस वाली क्लाउज के पास इसका सब्जेक्ट मौजूद है। ध्यान से देखो, इस वाली क्लाउज के पास ना इसका सब्जेक्ट भी मौजूद है, इसकी वर्ब भी मौजूद है, और यहां पे केवल कमी है तो किस चीज की, तो आप कहेंगे भैया इस वर्ब के ऑब्जेक्ट की। मैंने देखा, किसे देखा, तो यहां जो कमी मौजूद है वो किस चीज की है, ऑब्जेक्ट की। तो यानी कि मैंने आपसे कहा था जब आपको रिलेटिव प्रोनाउन किसी पर्सन के लिए सब्जेक्टिव केस में आवश्यकता हो तब आप हु लगाना, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव केस में जरूरत हो तो हु का क्या हो जाता है, हुम हो जाता है। क्या हो जाता है मेरे प्यारे साथी, जब ऑब्जेक्टिव केस में जरूरत होती है हुम हो जाता है। तो अब आप समझो, या तो आप दैट लगा दो तब भी बात ठीक हो जाएगी, या आप हुम लगा दो बात तब भी ठीक हो जाएगी। दोनों में से कोई भी लगा दो, एरर का क्वेश्चन है, बस दोनों में से कोई भी लगा दो। मैंने आपका काम, मेरा काम बताने का है, मैंने आपको बता दिया है, आप दोनों में से किसी को भी चुन सकते हैं। अब आपके दिमाग में तुरंत एक खलबली ये मचेगी कि भैया जी अगर ये क्वेश्चन इंप्रूवमेंट में आ गया तो हम वहां कैसे चुनेंगे कि दैट लगाएं या हुम। तो मेरे प्यारे साथी ये बात दिमाग में रख लेना, या तो प्रायोरिटी वाली बात फॉलो होगी वहां पे, या फिर वो ऐसा करेगा कि उसे जो भी सही कराना होगा दोनों में से, वो दोनों में से एक ऑप्शन में कुछ ना कुछ और गलती करके देगा और वो दूसरे वाले को ठीक करा लेगा। समझ पा रहे हो, मतलब दोनों में से वो उसे एक ऑप्शन ठीक कराना होगा तो वो जरूर दूसरे वाले में कोई ना कोई और गलती करके देगा, या प्रायोरिटी फॉलो होगी भाई वहां पे। अगर ऐसा नहीं किया तो प्रायोरिटी फॉलो होगी। समझ में आ गई बात, क्योंकि मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन चुनना होता है आपको पेपर के अंदर, ये बात आप भी जानते हो। चलो भाई नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 29। तो मुझे एक बार ये बताओ, इस वाले क्वेश्चन की सारी बात समझ गए ना, बिल्कुल सेम था उसी की तरह से। पर्सन की बात हो रही थी तो रिलेटिव प्रोनाउन विच नहीं आता बिल्कुल भी, इतने में ही आंसर मार के आपको पेपर में निकलना था। नेक्स्ट आ जाओ। और हाँ, एक बात मैं तुम्हें और बता दूं, मेरी बात ध्यान से समझना। मैं जितनी भी अब तक क्लासेस ली हैं मैं हर क्लास में ये बात कहता हूं, मेरे प्यारे साथी, एक टीचर का क्वेश्चन को करने का नजरिया अलग रहता है। उसकी कोशिश ये होती है कि वो पूरे क्वेश्चन के अंदर जो भी चीजें जरूरी हैं जो बच्चे को पता होनी चाहिए वो सारी बता दे। इसीलिए वो क्वेश्चन का आंसर तो आपको ढूंढ के देता ही देता है, साथ ही साथ वो क्या करता है, क्वेश्चन के हर उस इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट को भी आपके साथ शेयर करता है जो कि आपको जानना जरूरी है। लेकिन पेपर में आपको ऐसा नहीं करना होता। आपको पेपर में सिर्फ आंसर ढूंढना है और निकलना है वहां से। ये बात दिमाग में गांठ बांध लो बिल्कुल। बच्चे, मैं जानता हूं, मैं देखा हूं बच्चों को, बच्चे ऐसा नहीं करते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो ये करते हैं कि पहले आंसर लगा लिया क्वेश्चन का, फिर देख रहे हैं कि अच्छा इसमें ऐसे करके ठीक होगा। अरे भाई नहीं करना वहां पे, तुम्हें केवल पेपर को अच्छी तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, बस बात खत्म। ज्यादा प्रेशर नहीं लेना पेपर में। वहां पे सोच रहे हैं बैठ के कि इसका आंसर क्या होगा, अगर ये एरर का क्वेश्चन तो इसका इंप्रूवमेंट ठीक क्या बनेगा। अरे नहीं सोचना वहां पे, केवल एरर मारो और निकलो वहां से। ऐसी इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है तो ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड के तहत आंसर निकालो और निकलो। क्यों टाइम लगाना है भाई, टाइम लगाने के लिए जीएस है, टाइम लगाने के लिए आपकी मैथ है, रीजनिंग है, वहां टाइम लगाना, इसमें क्यों टाइम लगाना है। समझ गए ना मेरे भाई। मैं इसीलिए इसको अग्रेसिव मोड में थोड़ा सा बोल रहा हूं ताकि आप इसको समझें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज को नहीं समझते। समझ रहे हो ना मेरी बात को। चलो अब बताओ, क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर करो। कह रहे इन दिस नॉवेल आई केम अक्रॉस सम वर्ड्स विच मीनिंग आई डू नॉट नो। बताइए क्या गड़बड़ है क्वेश्चन के अंदर भाई। कह रहा है इन दिस नोवेल आई केम अक्रॉस सेम सम वर्ड्स, मतलब मैं कुछ वर्ड्स ऐसे मुझे मिले विच मीनिंग, ठीक है। कह रहा है आई डू नॉट नो, जिनका मीनिंग मैं भी नहीं जानता। अब यहां पे आप मुझे एक बात बताइए, यहां पे गड़बड़ पता है क्या है। आपने विच लगाया, ठीक है, समझ में आ रही है बात। फिर आपने यहां पे एक चीज नोटिस की कि भाई विच जो होता है ना, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन होता है। क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन। लेकिन आप मुझे इतना बताइए कि अगर आप यहां रिलेटिव प्रोनाउन ये वाला लगा देंगे, सब्जेक्टिव केस में यूज होता है, ये याद रखना।
एग्जामिनर ने यहां खुद कहा है कि भाई मैं गलती बना के दे रहा हूं, ये वाला रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में यूज होता है। अब बच्चे को दिमाग में क्या बात रहती है कि भैया जी विच का तो सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस सेम ही रहता है। मेरे प्यारे साथी, मैं आपकी बात मानता हूं कि विच सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों में सेम रहता है, लेकिन जब बात किसी चीज पे पोजीशन दिखाने की होगी और वो कोई चीज होगी तो उस केस में आप विच को ऑफ विच में चेंज कर देते हैं। समझ में आ गई बात? विच को किस में बदल देते हैं? ऑफ विच में बदल देते हैं। तो सम वर्ड्स ऑफ विच मीनिंग आई डू नॉट नो, कुछ वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग मैं नहीं जानता, ऐसे करके बोलना पड़ेगा। यानी आप यहां रिलेटिव प्रोनाउन विच डायरेक्ट नहीं लगा पाएंगे। समझ में आ गई बात? तो यहां पे गड़बड़ होगी, फिलहाल ये विच नहीं आएगा। अब यहां पे आप विच को काट के देखो, या तो आप ऑफ विच कर दो, क्योंकि पोजीशन के सेंस में ये ऑफ विच बन जाता है, पोजीशन के सेंस में स्पेशली। एक तो काम ये कर सकते हो, या फिर दैट लगा दो भाई, तब भी मामला ठीक हो जाएगा। फिलहाल विच, केवल डायरेक्ट विच नहीं आ सकता, ये गलती है। बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में दोबारा पूछा जाता तो मेरे प्यारे साथी बच्चे फंस जाते, क्योंकि उनको लगता है कि यार यहां वर्ड्स की बात हो रही है, चीजों की बात हो रही है, तो नॉर्मली कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो विच रिलेटिव प्रोनाउन ठीक है। लेकिन विच रिलेटिव प्रोनाउन ठीक तो है, बट मीनिंग पे पोजीशन भी तो दिखानी है, मीनिंग के साथ रिलेशन भी तो दिखाना है। तो विच से काम नहीं चलेगा, विच ऑफ बोलना पड़ेगा। ठीक है ना? समझ में आ गई बात? ऑफ विच करना पड़ेगा इसको। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट आ जाओ भाई। ये भी चीजें मैंने सिखा रखी हैं, याद रखना। जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं, एक भी कॉन्सेप्ट अगर जो 50 क्लासेस फाउंडेशन बैच में दी है मैंने, अगर एक भी कॉन्सेप्ट बाहर निकाल दो तो बता देना। पिछले 2022 से आप 2022, 2019 और यहां तक कि 2024 तक के पेपर के अंदर एक भी कॉन्सेप्ट अगर आपका ना लगे किसी भी क्वेश्चन के अंदर तो बता देना, जो 50 क्लासेस आपको दी हैं। क्योंकि मैंने केवल वही चीजें आप लोगों के सामने रखी हैं उन 50 क्लासेस के अंदर जो आपको पता होना बहुत जरूरी है। समझ में आ गई बात? चलिए, तो ये सारे कॉन्सेप्ट पढ़ा रखे हैं मैंने, ऐसा कुछ भी नहीं है जो छोड़ा है, सब कुछ पढ़ा रखा है कंप्लीट बिल्कुल। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 30, इसका आंसर करो भाई। क्वेश्चन पढ़ो जरा। कह रहा है रश्मि एंड मी, फिर कह रहा है आर प्लानिंग टू गो ऑन अ रोड ट्रिप टू मनाली नेक्स्ट समर। अब सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइए क्या चल रहा है यहां पे। देखो, अब कई सारे बच्चे यहां पे एक चीज करेंगे, वो आपको समझा दूंगा मैं यहां पे। हालांकि आगे मैंने एक क्वेश्चन स्पेशली भी रख रखा है इसके लिए, तो मैं वहां पे भी समझाऊंगा और यहां पे भी बता रहा हूं, थोड़ा सा बताऊंगा, यहां ज्यादा नहीं बताएंगे। देखो, कह रहा है रश्मि एंड मी आर प्लानिंग टू गो ऑन अ रोड ट्रिप टू मनाली नेक्स्ट समर। अब क्वेश्चन में गलती ये है भाई, रश्मि यहां पे सब्जेक्ट है, तो आपसे क्या कहा गया था कि जो ये एंड कंजंक्शन होता है ना, ये दोनों तरफ सेम सेम चीजों को जोड़ता है। अब भाई रश्मि जब इधर सब्जेक्ट है तो जाहिर सी बात है ये इधर बाजू भी सब्जेक्ट आना चाहिए। अब भाई मी तो ऑब्जेक्टिव केस होता है, तो यहां पे मी नहीं आएगा। आप जब यहां रश्मि को सब्जेक्ट में रखे हुए हो तो यहां ये भी सब्जेक्ट में आएगा। तो रश्मि एंड आई, अब दो लोग हैं, ये मत करना कि आई यहां पे सब्जेक्ट बन रहा है तो अब आई के अकॉर्डिंग एम वर्ब लगा देंगे। मेरे प्यारे साथी, यहां रश्मि भी शामिल है, तो एक तो मैं आई हो गया, एक रश्मि हो गई। तो मैं और आई, यानी मैं आई और रश्मि, हम दोनों मिलकर हम बन जाएंगे और ये प्लूरल सेंस में हो जाएगा। तो आप यहां आई देखकर एम वर्ब मत करने लगना, ये बिल्कुल ठीक है अपने आप में। अगर एम वर्ब यहां कर दोगे तो गलत हो जाएगी, ठीक है। अगर अकेला आई होता तो एम वर्ब लगा देते, आई एम प्लानिंग टू गो ऑन अ ट्रिप, ठीक है। लेकिन यहां पे रश्मि भी शामिल है तो ये प्लूरल हो जाएगा, तो प्लूरल वर्ब आएगी, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब यहां पे ये गड़बड़ हो गई कि मी नहीं आएगा, इसकी जगह पे क्या आएगा, आई आएगा। तो किस पार्ट में गड़बड़ है भाई? ये रही गड़बड़, ए वाले पार्ट में। अच्छा, अब मैं आपसे यहां पे एक प्रश्न मैं आपको यहां पे बना के दे रहा हूं, आप मुझे ये बताओ, अगर मैं कल को ऐसा कर देता आई एंड रश्मि, तो क्या ये ठीक होता? इसी क्वेश्चन के लिए अगर मैं ऐसे करके दे देता कि आई एंड रश्मि, तो क्या ये कॉम्बिनेशन ठीक होता? आप मुझे बताइएगा, इसका आंसर मुझे आपसे चाहिए। लेकिन अगर नहीं दे पाएंगे तो मैं आपको आगे अभी जस्ट क्वेश्चन कराऊंगा, वहां बताऊंगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन कराऊंगा, आपको हिंट दे देता हूं कि इसमें क्या लगेगा। आपको याद होगा मैंने आपको प्रोनाउन का एक कॉन्सेप्ट बताया था, 123 और 231। इसको बहुत अच्छे से अप्लाई करना भी बताया था मैंने, और एकदम सिंपल सी बात बताई थी। अगर वो आपको याद होगी तो आप कर देंगे इसको आराम से।
नेक्स्ट आ जाइए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 31। बताइए इसका आंसर क्या होगा भाई। क्वेश्चन पढ़िए जरा, क्वेश्चन पढ़िए क्या होगा। कह रहा है द टीम बिगेन सर्चिंग फॉर रीजंस फॉर देयर पुअर परफॉर्मेंस इन द टूर्नामेंट। सबसे पहले आप मुझे एक बात बताइए, यहां पे ये टीम क्या है? तो आप कहेंगे भैया ये एक कलेक्टिव नाउन है। टीम का मतलब होता है एक तरीके से ग्रुप ऑफ प्लेयर्स हो सकता है, या हम कह सकते हैं ग्रुप ऑफ पीपल हो सकता है। जो लोग वर्कर्स हैं उनका भी ग्रुप हो सकता है, उनकी भी टीम होती है। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ कलीग्स होते हैं, उनकी भी टीम बन जाती है भाई। किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो उनकी टीम होती है, नहीं होती है? टीम ए, टीम बी, ऐसे करके। तो टीम का मतलब होता है बेसिकली ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, अब यहां पे आप एक बात बताइए, प्लेयर्स की भी टीम होती है, मैं सारी चीजें बता चुका हूं बहुत अच्छे से। फिलहाल आप बस इतना समझो कि ये जो टीम है वो एक कलेक्टिव नाउन है। कैसा नाउन है? कलेक्टिव नाउन। और आपको मैंने क्या बताया था कलेक्टिव नाउन के बारे में? अगर आपने नाउन वाली प्रैक्टिस क्लास देखी है तो मैंने उसमें बहुत अच्छे से बताया था कि कलेक्टिव नाउन जो होते हैं ये दो सेंस में यूज किए जाते हैं। एक तो मेरे प्यारे साथी यूनाइटेड सेंस, और एक आपकी डिवाइडेड सेंस। और जब आप इसको यूनाइटेड सेंस में यूज करते हो, यानी कलेक्टिव नाउन यूनाइटेड सेंस में, यूनाइटेड सेंस का मतलब है कि वो बिखरेगी नहीं, मतलब वो नाउन अलग अलग डिवाइड नहीं होगा, बटेगा नहीं इधर उधर, एक जगह पे ही अपना रहेगा वो। और डिवाइड का मतलब है कि वो बिखर जाएगा। लाइक जैसे टीम है तो टीम बिखर गई, कोई कुछ काम कर रहा, कोई कुछ काम कर रहा, किसी को कुछ हो रहा, किसी को कुछ हो रहा, तो वो डिवाइडेड सेंस हो जाएगी। लेकिन सारी की सारी टीम एक ही काम को कर रही है, सारी की सारी टीम को एक ही परिणाम देखने को मिल रहे हैं, तो वो यूनाइटेड सेंस होती है। अब यूनाइटेड सेंस में मैंने आपको बताया था कि जो आप कलेक्टिव नाउन यूज करेंगे वो सिंगुलर की तरह काम करेगा, और डिवाइडेड सेंस में मैंने आपसे कहा था कि आपका जो कलेक्टिव नाउन होगा वो प्लूरल की तरह काम करेगा। अब भाई जब ये सिंगुलर की तरह काम करेगा तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, और जब ये प्लूरल की तरह काम करेगा तो इसके साथ प्लूरल वर्ब आएगी। सिंपल है, बहुत बढ़िया। अब जरा आप मुझे बताओ, क्या वर्ब तक ही सीमित रहता है ये? नहीं प्यारे साथी, अगर वर्ब सिंगुलर, जब ये सिंगुलर काम करेगा तो वर्ब तो सिंगुलर आएगी ही आएगी, साथ में अगर आगे किसी पोजीशन की जरूरत पड़ी तो वो भी सिंगुलर आएगी, साथ में अगर इधर किसी पोजीशन की जरूरत पड़ी तो जब ये डिवाइडेड सेंस में होगा तो प्लूरल वर्ब आएगी, क्योंकि प्लूरल की तरह एक्ट करने लगेगा फिर ये, तो फिर इसके साथ जो आप पोजीशन लगाएंगे वो भी प्लूरल वाली लगाएंगे। तो जरा आप मुझे बता दो, क्या मेरे प्यारे साथी यहां टीम बट रही है? तो आप कहेंगे नहीं, टीम की सर्च हो रही है, यानी टीम की जांच हो रही है कुछ कारणों से। क्या कारण है? देयर पुअर परफॉर्मेंस, क्योंकि उसने जो परफॉर्मेंस किया, उसने जो प्रदर्शन किया है टीम ने, वो बहुत ही बुरा किया है। तो आप मुझे बताओ, टीम एक प्रकार से ग्रुप है लोगों का। अब पूरी की पूरी टीम ने बुरा प्रदर्शन किया है तो पूरी टीम की जांच हो रही है, और पूरी टीम की साथ जांच हो रही है, तो ये कलेक्टिव नाउन जो दे रखा है वो यूनाइटेड सेंस में यूज हुआ है। अगर यूनाइटेड सेंस में यूज हुआ है तो मेरे प्यारे साथी वर्ब सिंगुलर तो आएगी, लेकिन यहां तो सेकंड फॉर्म लगा रखी है, बिगिन, बिगेन, बिगन, तो ये तो सेकंड फॉर्म लगा रखी है, तो इसमें तो काम नहीं चलेगा हमारा। लेकिन अब बात कर लेते हैं पोजीशन की। तो मेरे प्यारे साथी यहां पोजीशन गलत कर रखी है, देयर पुअर परफॉर्मेंस। किसकी परफॉर्मेंस की बात हो रही है? तो आप कहेंगे भैया जी बात हो रही है यहां टीम की परफॉर्मेंस की। किसकी परफॉर्मेंस की बात हो रही है? टीम की परफॉर्मेंस की। तो टीम तो यहां यूनाइटेड सेंस में यूज है, तो इसकी पोजीशन भी यहां कैसी आएगी? तो आप कहेंगे भाई जब ये यूनाइटेड सेंस में है तो ये सिंगुलर काम कर रहा है, सिंगुलर काम कर रहा है तो इसकी पोजीशन भी कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। तो देयर नहीं आएगा यहां पे। और टीम ना तो कोई व्यक्ति है, व्यक्ति नहीं है तो ही और सी वाले प्रोनाउन तो नहीं लगेंगे इसके लिए। पोजीशन आप लगाएंगे इट वाली, और इट वाली पोजीशन केवल क्या होती है? पजेसिव एडजेक्टिव होती है, तो वो ये वाला इट्स आएगा। अगर एग्जामिनर ये वाला इट्स लगा के दे दे तो बात गलत हो जाएगी। सिंपल है भाई, बहुत बढ़िया। तो देयर नहीं आएगा, आपका डी पार्ट में क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, देयर नहीं आएगा, इट्स आएगा। नेक्स्ट आ जाओ, ये क्वेश्चन भाई कर दो अपने आप से जरा, ये क्वेश्चन कर दो अपने आप से, बढ़िया रिलेटिव प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट है। बताओ जरा इसका आंसर क्या होगा। कह रहा है आई नो द कॉबलर विच मेंट्स द शूज आउटसाइड द गेट ऑफ आर कॉलोनी। कह रहा है भाई मैं उस मोची को जानता हूं जो हमारी कॉलोनी के गेट के बाहर ना मतलब जूते बनाया करता है। मेंट करने का मतलब होता है उसको ठीक करना। चलिए, जूते ठीक किया करता है। तो आप मुझे बताओ, आई नो द कॉबलर, कॉबलर का मतलब है मोची, जाहिर सी बात है कोई पर्सन होगा। और मैंने आपको अभी क्या बताया था कि पर्सन के लिए रिलेटिव प्रोनाउन विच नहीं आता प्यारे साथी, या तो वो हु आएगा।
या फिर दैट लगा सकते हो, लेकिन प्रायोरिटी के खेल में कौन जीतेगा? हु जीतेगा। तो यहां पे आप विच नहीं लगाएंगे क्योंकि कॉबलर मोची एक पर्सन है, तो उसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन हु आएगा। बात खत्म, सी वाले पार्ट में आंसर है। बहुत क्वेश्चन करा रखा हूं इसीलिए इसमें ज्यादा कुछ खास नहीं है, इतना ही ठीक था। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 33, इसका आंसर करो जरा। कह रहा द रिवर यमुना हैज मैनी नॉन नेटिव स्पीसीज लाइक गोल्ड फिश दैट इज अफेक्टिंग इट्स इकोसिस्टम। अब आप जरा मुझे इस क्वेश्चन में बताइए क्या होगा राइट आंसर। ये इतना जबरदस्त क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथी कि मतलब क्या ही बताएं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बच्चा फंसेगा, क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको एंटीसीडेंट पता करना आना चाहिए। अब एंटीसीडेंट पता करने में ही बच्चों को दिक्कत आती है। सबसे पहले आप मुझे बताओ, कह रहा था रिवर यमुना सब्जेक्ट हो गया, हैज आपकी वर्ब हो गई, मैनी नॉन एक्टिव स्पीसीज, ये इस यमुना के बारे में क्या बता रहा है? यमुना से जुड़ी एक बात यहां पे बता रहा है कि भाई यमुना नदी के पास, यमुना नदी में क्या है, क्या चीजें हैं उसके पास, तो उसको बता रहा है, उसकी पोजीशन बता रहा है यहां पे। तो मैनी नॉन नेटिव स्पीसीज मतलब ऐसी प्रजातियां हैं जो कि उसकी नहीं है, मतलब उसकी खुद की नहीं है, वो नॉन नेटिव है, यानी वहां की नहीं है, बस उसमें पाई जाती है, कुछ इस प्रकार की बातें। अब जैसे उसने एक एग्जाम्पल के तौर पे यहां पे लिख के बता दिया लाइक गोल्ड फिश। अब आप यहां पे देखिए किस तरीके से काम करेंगे। आपको यहां पे सबसे पहले क्या दिखा, तो आप कहेंगे भैया जी दैट लगा रखा है। आपसे सिंपल सी बात कही थी, दैट एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन होता है, किसी के लिए लगा दो सभी के लिए आ जाता है। ठीक है, हमने दैट रिलेटिव प्रोनाउन में गलती नहीं निकालनी, हम ये मान के चल रहे हैं कि दैट रिलेटिव प्रोनाउन ठीक है, क्योंकि भाई वो किसी चीज के भी लिए लगा लो सबके लिए आ जाता है, तो यहां पे ये ठीक है। लेकिन अब आप ये बात जानते हैं, हम दैट रिलेटिव प्रोनाउन लगाएं, चाहे विच रिलेटिव प्रोनाउन लगाएं, चाहे हु रिलेटिव प्रोनाउन लगाएं, इन सभी की खासियत होती है कि ये अपने से पहले वाले एंटीसीडेंट को नेक्स्ट वाली क्लाउज में क्या करते हैं, एक तरीके से रिलेट कराते हैं उसको, तभी तो इनका नाम रिलेटिव प्रोनाउन होता है। तो यहां पर ये जो इज वर्ब है, ये जो इज वर्ब आपको दे रखी है, ये आपकी किस में जाएगी, किसको रिलेट करेगी, ये बता दो आप मुझे पहले। तो आप कहेंगे भैया जी ये रिलेट करेगी, ये जो मैनी नॉन स्पीसीज हैं इनके लिए, इनके लिए रिलेट करेगी। समझ में आ गई बात, इनके लिए रिलेट करेगी। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना, इसको ये क्या करेगी, रिलेट करेगी। अब यहां पे लाइक गोल्ड फिश, मेरे प्यारे साथी ये एक्स्ट्रा है, ये तो बताया है कि किसकी हम बात कर रहे हैं उसमें से, लाइक गोल्ड फिश की तरह, ठीक है ना। तो यहां पे जो मैनी नॉन नेटिव स्पीसीज हैं, ये आपका एंटीसीडेंट बनेगा असल में, ये बाद की बात है, लेकिन असल एंटीसीडेंट कौन बनेगा, ये। तो यहां पे जो दैट इज आप बोल रहे हो ये गलत। अगर गोल्ड फिश को एंटीसीडेंट मानोगे तो आपको लगेगा सब सही है, क्योंकि गोल्ड फिश बनेगी तो फिर ये सिंगुलर वर्ब आ जाएगी और इसके लिए ये भी आ जाएगी, तो फिर भाई ऑप्शन में नो एरर क्यों नहीं है? ऑप्शन में नो एरर क्यों नहीं है ये बताओ, दिया है नो एरर क्या इसमें? नहीं है ना। इसका मतलब गोल्ड फिश तो है ही, बन ही नहीं सकती एंटीसीडेंट। अब गोल्ड फिश नहीं बनेगी तो एंटीसीडेंट तो यही बनना है, क्योंकि यमुना रिवर से जुड़ा हुआ तो यही वाला पार्ट है। फिर ये बाद में बात दे रखी ना लाइक गोल्ड फिश, तो आपका एंटीसीडेंट दे रखा है वो ये स्पीसीज दे रखा है। अब ये आप देखो इसमें नाउन प्लूरल दे रखा है, तो यहां वर्ब भी प्लूरल आएगी और पोजीशन भी प्लूरल आएगी। अब इस क्वेश्चन में असल में दिक्कत ये है, इसमें दो पार्ट में गलती बना दी है। मैं नहीं जानता, जब ये क्वेश्चन शायद पूछा गया होगा तो इसको ठीक भी कर दिया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन टेंटेटिव जो आंसर की आती है ना आपकी, उससे उठाया गया है। तो उसके बाद एसएससी में इस क्वेश्चन पे रेज भी उठे होंगे, तब उसको ठीक किया गया होगा शायद। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन में अगर आप इसको परफेक्टली तरीके से जब इसको ठीक करने पे आओगे, तो आपको यहां पे इज नहीं लगाना होगा, आर लगाना होगा, और यहां पे इट्स नहीं लगाना होगा, इसकी जगह देयर लगाना होगा, क्योंकि प्लूरल है ना आपका, जो जिस चीज की आप बात कर रहे हो, जो एंटीसीडेंट है आपका वो प्लूरल है। तो ये चीजें होंगी, यानी कि ओवरऑल इसमें देखा जाए तो ए पार्ट में भी एरर है भाई, और इसके आपके ये वाले यानी सी वाले पार्ट में भी एरर है। ठीक है, फिलहाल एंटीसीडेंट इसको नहीं मान सकते किसी कीमत पे, गोल्ड फिश को एंटीसीडेंट मत बनाना, गलत हो जाएगी बात। ठीक है, तो यहां पे अगर हम बात करें, आपका असल एंटीसीडेंट ये था, ये चीज, ये तो बाद की बात दे रखी थी, एक्स्ट्रा बात दे रखी थी, आपको कंफ्यूज करने के लिए इसको ऐड किया उसने। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भाई। बढ़िया क्वेश्चन था, जबरदस्त क्वेश्चन था, कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था, ये मैं पहले भी करा चुका हूं, तो उसमें भी मैंने आपको यही बात बताई थी बढ़िया तरीके से। नेक्स्ट आ जाओ भाई। कह रहे अपार्ट फ्रॉम जर्मनी दे ऑल्सो विजिटेड इटली एंड ऑस्ट्रेलिया ड्यूरिंग इट्स बिजनेस ट्रिप। अब आप जरा मुझे एक बात बताइए,
मैंने यहां पे सब्जेक्ट यूज किया दे, तो विजिट किसने किया है? इटली, ऑस्ट्रेलिया। तो आप कहेंगे भैया दे ने, अगर दे ने विजिट किया है तो जाहिर सी बात है जो ट्रिप होगी, बिजनेस ट्रिप जो होगी वो भी तो इन्हीं की होगी। तो यानी कि मुझे यहां जो पोजीशन लगानी है वो इस दे से जुड़ी हुई पोजीशन लगानी है, क्योंकि विजिट तो इटली और ऑस्ट्रेलिया इन्हीं ने किया है ना बिजनेस के ट्रिप के अकॉर्डिंग दौरान, ऑस्ट्रेलिया और इटली। तो मेरे प्यारे साथी पोजीशन का खेल है, बस पोजीशन गलत लगा रखी है एग्जामिनर ने, दे के अकॉर्डिंग पोजीशन इट्स नहीं आएगी, देयर आएगी। तो देयर बिजनेस ट्रिप यहां होगा। बच्चों वाला क्वेश्चन था, आराम से कर सकते थे इसको। तो कहां पे गड़बड़ है भाई इसमें? ये रही बी पार्ट में, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट आ जाओ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 35, और ये क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर देंगे क्योंकि मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन करा रखे हैं। क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है देयर आर न्यूमरस बिल्डिंग्स आउटसाइड और आर स्कूल प्रेमिसेस। ठीक है, यानी स्कूल का जो प्रेमिसेस है उसके बाहर जो है बहुत सारी बिल्डिंग्स है। न्यूमरस का मतलब होता है बहुत सारी, मतलब नंबर में काउंट नहीं कर पा रहा, उसको न्यूमरस बोल दिया उसने। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, अगर ये देयर आप लगाओगे तो क्या आप इसके बारे में नहीं जानते? तो आप कहेंगे अरे भैया जी इस पे तो आपने कल भी बताया था क्वेश्चन में, आपने बताया था कि ये जो देयर होता है ये आपका पजेसिव एडजेक्टिव या फिर पजेसिव डेटर्मिनर होता है। तो भाई अगर ये पजेसिव एडजेक्टिव या डेटर्मिनर है तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं ये किसी नाउन के लिए ही आएगा, मतलब इसके बाद कंपलसरी है कोई ना कोई नाउन होना, बट यहां तो नहीं दे रखा। मतलब हमें यहां रिप्रेजेंटेटिव सब्जेक्ट चाहिए, कोई ऐसा नहीं कि वो एकदम से, मतलब या तो अगर इसके बाद नाउन होता तब तो हम समझ लेते, लेकिन नाउन नहीं है तो ये तो नहीं आ सकता। तो बस आपको पेपर में इतना ही करना है और तुरंत निकल जाना है एकदम बिना किसी बात देखे। आपको आंसर पता चल गया, ठीक, तुरंत निकल जाओ। अब समझो हमारी वाली बात, हमें क्या करना है अब इसमें आगे, हमें इसको ठीक करना है। तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव सब्जेक्ट होते हैं उसमें आपके कुछ निकल के आते हैं, जैसे हेयर हो गया, ये भी हम यूज करते हैं, देयर हो गया, इसको भी हम यूज करते हैं। ऐसे ही अगर मैं बात करूं तो इट होता है, इसको भी हम लोग यूज करते हैं। तो ये तीन आपके ज्यादातर आपको देखने को मिलेंगे, तो इनको आप ध्यान रखिएगा। फिलहाल आपका यहाँ पे जो है देयर लगाने की कोशिश कर रहा है, तो इससे आप देखने समझ जाओगे कि वो यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, देयर, ये वाले देयर की बात कर रहा है। तो ये वाला नहीं आएगा, ये वाला देयर होता है जो रिप्रेजेंटेटिव सब्जेक्ट का काम करता है। ठीक है, तो सी वाले पार्ट में क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 36, इसका आंसर करो भाई। अब देखो ये क्वेश्चन अभी जस्ट पीछे बात बताइए, उसी पे बेस्ड मैंने क्वेश्चन रख दिया अगला आपके लिए, उसी पर बेस्ड है बिल्कुल। अभी आपसे मैंने पीछे क्या कहा था, क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा है पीपल एंड देयर डिमांड्स आर एवर ग्रोइंग बट द एबिलिटी, ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज लिमिटेड। कह रहा है पीपल और उनकी डिमांड, यानी लोग और उनकी डिमांडें बहुत तेजी से बढ़ रही है, आर एवर ग्रोइंग, लगातार बढ़ रही है, बट द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज लिमिटेड। लेकिन भैया जो भूमि की सीमाएं हैं, भूमि मतलब जमीन, जमीन की जो सीमाएं हैं वो लिमिटेड है, सीमित है, वो ज्यादा नहीं बढ़ सकती। अब आप ध्यान से समझिए, इस क्वेश्चन में मैंने हिंदी बता दी, लेकिन हिंदी का कोई मतलब नहीं बनता, याद रखना। कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन के अंदर 95% क्वेश्चन आपके ऐसे ही बन जाते हैं बिना हिंदी निकाले। तो हिंदी पर ग्रामेटिकली जब पोर्शन को अटेम्प्ट कर रहे हो तो हिंदी पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, ठीक है। इसीलिए आप देख रहे हो कि मैं सारे क्वेश्चंस की बताता भी नहीं हूं, कभी एक दो क्वेश्चन की बता दी, ठीक है। अब यहां पे देखो, आपको अभी पीछे बताया था ये वाला जो देयर होता है ये एडवर्ब होता है या फिर रिप्रेजेंटेटिव सब्जेक्ट का काम करता है, प्रोनाउन की तरह भी होता है, डिमोन्स्ट्रेट करने का काम आता है ये। तो डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का भी काम करता है, हेयर देयर ये चीजें, और एडवर्ब भी होती है, एडवर्ब ऑफ प्लेस ये। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आपको इसकी जरूरत ही नहीं है ना यहाँ पे, ये तो गलत हो गया, क्योंकि आप देखो आपको डिमांड्स आगे नाउन दे रखा है, तो नाउन से पहले हमें यहाँ पजेसिव एडजेक्टिव या पजेसिव डेटर्मिनर चाहिए। तो मेरे प्यारे साथी ये वाला देयर नहीं आएगा, ये वाला देयर आएगा, ठीक है। तो गड़बड़ कहां हो गई, तो आप कहेंगे भैया जी बी पार्ट में, बी पार्ट में हो गई गड़बड़। नेक्स्ट आ जाओ, ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 37, इसका आंसर कीजिए। तो क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है इट्स ऑलवेज अ ब्यूटीफुल डे इन माय नाइबरहुड। तो कह रहा है ये बहुत ही अच्छा दिन था मेरे नाइबरहुड यानी कि पड़ोस में। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मेरे प्यारे साथी, अभी मैं आपको आज की क्लास में भी कई बार ये बात बता चुका हूँ और आपको मैं कल वाली क्लास में भी ये बात बता चुका हूँ। ये इट्स आपका पजेसिव डेटर्मिनर या एडजेक्टिव होता है, और ये वाला इट्स जो होता है ये प्रोनाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। ये प्रोनाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। अब आप मुझे बताओ, ये बिल्कुल सेंटेंस के शुरू में है,
तो क्या ये यहाँ पे सब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा होगा? और सब्जेक्ट का काम कौन करता है? कोई नाउन या प्रोनाउन? अब इट तो प्रोनाउन होता है ना, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे ये वाला चाहिए, ना कि ये वाला। ठीक है भाई, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये वाला ना आके ये वाला आएगा, यानी बी पार्ट में आंसर है। समझ में आ गई बात मेरे भाई? बी पार्ट में क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 38, जरा इसका आंसर कीजिए, क्या होगा? कह रहा है देयर आर सम इंडियन हर्ब्स दैट possesses a range of important therapeutic प्रॉपर्टीज। बताइए, थेराप्यूटिक प्रॉपर्टीज बताइए क्या होगा भाई इसका आंसर? तो क्वेश्चन में सबसे पहले आप नोटिस करोगे तो आपको पता चलेगा देयर एक रिप्रेजेंटेटिव सब्जेक्ट है, और जब ये लगता है तो ये असल सब्जेक्ट नहीं होता, ये अपने सब्जेक्ट को क्या करने का काम कर रहा होता है? रिप्रेजेंट। और जो वर्ब के बाद होता है असल में वो सब्जेक्ट होता है। तो ये जो आर सम इंडियन हब आप लगा रखे हो ये सब्जेक्ट है, इसीलिए हब के अकॉर्डिंग यहां पर देखो ये वर्ब कैसी लगा रखी है? प्लूरल लगा रखी है। तो बिल्कुल ठीक है ये चीज। अब हम बात करते हैं आगे दैट। मैंने पहले ही कहा था दैट एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन होता है, चाहे किसी पर्सन के लिए लगाओ चाहे किसी चीज के लिए लगाओ, सबके साथ आ जाता है भाई। मस्त मगन आदमी है, कहीं भी चल देता है मुंह उठा के। तो यहां पे दैट अपना एकदम ठीक है, इसको गलती मत बनाना। लेकिन आप ये बात जानते हो कि जब दैट रिलेटिव प्रोनाउन को हम यूज करेंगे तो मेरे प्यारे साथी ये अपने ठीक पहले वाले वर्ड को अगले वाली क्लाउज में क्या करेगा? इंट्रोड्यूस करेगा एज अ सब्जेक्ट बनाकर। तो अब ये डैट जो है वो यहां पे क्या कर रहा है? इस वाले वर्ड को यानी सम इंडियन हर्ब को क्या करेगा? इस वाली क्लाउज के लिए सब्जेक्ट बना के रिप्रेजेंट करेगा। क्योंकि देखो ना, ये वर्ब आपके पास मौजूद है, ये इसका ऑब्जेक्ट भी आपके पास मौजूद है, ये ऑब्जेक्ट भी मौजूद है। कमी किस चीज की है? तो आप कहेंगे सब्जेक्ट की। तो इसी वजह से ये सब्जेक्ट बना के यहां पे इस एंटीसीडेंट को रिलेट कराएगा। तो आप मुझे बताओ, यहां पर आप देखकर मुझे बताओ ये आपका सब्जेक्ट कैसा है? तो आप कहेंगे भैया हर्ब्स का मतलब होता है जो वनस्पतियां होती हैं, जो घास होती हैं, या जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उनको बोलते हैं। तो यहाँ पे ये आपका ना प्लूरल सेंस में है, देखो प्लूरल बना के यूज किया गया है। तो जब ये प्लूरल है तो मेरे प्यारे साथी आपका एंटीसीडेंट प्लूरल हो गया, तो क्या ये वर्ब उसके अकॉर्डिंग प्लूरल नहीं आएगी? तो आप कहेंगे भाई बिल्कुल, प्लूरल सब्जेक्ट मतलब प्लूरल वर्ब। तो इस वाली क्लाउज के लिए ये एंटीसीडेंट जब सब्जेक्ट का काम करेगा ना तो ये प्लूरल है, तो प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। और हमने आपको बताया था कि जो एस या ईएस वाली जो वर्ब होती हैं वो सिंगुलर होती हैं। बहुत अच्छे से हमने आपको सिंगुलर प्लूरल करना बताया था, चाहे वो नाउन का हो चाहे वो वर्ब का हो। तो यहां पर बस मेरे भाई यही गलती है, पजेसिस लगा रखा है, ये गलत हो जाएगा। केवल बोलेंगे पजेस, केवल क्या बोलेंगे? पजेस बोलेंगे, बात खत्म। और कुछ जानना ही नहीं, क्वेश्चन हो गया। और बाकी दैट रिलेटिव प्रोनाउन ठीक है, लेकिन अगर आपका मन नहीं कर रहा है तो दैट की जगह पे आप विच भी लगा सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? आ जाओ नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 39 करिए जरा, इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन पढ़िए। कह रहे माई एल्डर ब्रदर विच यूल मीट लेटर इज अ डेंटिस्ट। तो कह रहा है भाई मेरा बड़ा भाई जिससे आप बाद में मिलेंगे, ही इज मतलब वो क्या है? डेंटिस्ट। डेंटिस्ट मतलब दांतों का डॉक्टर। डेंटिस्ट का मतलब क्या होता है? दांतों का डॉक्टर। ठीक है, अब यहां पे आप समझो, कह रहा है माई एल्डर ब्रदर, उसके बाद यहां पे बीच में एक क्लाउज ऐड की है विच यू विल मीट लेटर, और फिर इज अ डेंटिस्ट। तो आप अगर नोटिस करोगे ये अपने आप में एक अलग बात है, फिर ये एक क्लाउज और फिर ये दो क्लाउज। अब मैंने क्या कहा था? चाहे भले ही दो क्लाउज ऐड कर रखी हो, तीन ऐड कर रखी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस आपको यह देखना है कि मेरे प्यारे साथी क्या सारी चीजें ठीक से अरेंज हो रखी हैं। और अगर आपने एक रिलेटिव प्रोनाउन यूज कर लिया तो आप ये मान के चलो फिर आगे आपको और कोई चीज ऐसी यूज करने की जरूरत नहीं है। फिर आपका जहां सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी तुरंत कूद के एंटीसीडेंट वहां सब्जेक्ट का काम करने के लिए पहुंच जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब देखो यहां पे कह रहा है माई एल्डर ब्रदर, तो आप समझो सबसे पहली गलती ढूंढने की कोशिश करो, गलती आपको तुरंत मिल जाएगी। भाई आप एक बात बताओ, ब्रदर का मतलब है भाई, तो ये कोई व्यक्ति हो गया। और मैंने आपको क्या बताया था? किसी भी व्यक्ति के लिए जब आप रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे तो वो केवल केवल क्या हो सकता है? या तो हु या फिर दैट, विच नहीं हो सकता भाई कभी भी। विच तो चीजों के लिए आता है, थिंग्स के लिए आता है, वर्ड के लिए आता है, एनिमल्स के लिए आता है। तो यहां पे विच नहीं आएगा। यहां पे जो बच्चे, मैं कहना चाहूंगा, क्या आप हु लगाना चाह रहे हैं?
भाई रिलेटिव प्रोनाउन विच तो नहीं आएगा, तो क्या मैं हु लगा दूं, हु ठीक हो जाएगा यहाँ पे? तो आप कहेंगे नहीं भैया जी, ये गलती हम नहीं करेंगे, पीछे आपने बताया था। आपने हमसे कहा था कि जब हम रिलेटिव प्रोनाउन लगा रहे हो तो अब हम एक बार जरूर हमें चेक कर लेना चाहिए कि हमें वहां किस चीज की नीड है। अब आप देखो ना, आपको यहाँ पे सब्जेक्ट दे रखा है, आपको वर्ब दे रखी है, आपको यहाँ पे किस चीज की कमी नजर आ रही है? तो आप कहेंगे भैया जी ऑब्जेक्ट की कमी नजर आ रही है। तो आप अब देखना, एक बात और देखना, एक बात और देखना, गलती अभी भी कर सकते हो, गलती अभी भी कर सकते हो। पता है कैसे? पता है कैसे? अगर आपने ऐसे कह दिया whom you will meet later, ठीक है ना, यहां पे समझने की कोशिश करो, ये विच तो नहीं होगा, लेकिन एक चीज मैं यहां पे देखना चाह रहा हूं, whom you will meet later, एक मिनट दीजिए मुझे, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हो रहा हूं इस क्वेश्चन के अंदर। चलिए मेरे प्यारे साथी, देखिए यहाँ पे आपका जो आएगा वो ये हु ही आएगा। क्यों आएगा, मैं उसका रीजन समझाता हूँ। आपको याद होगा, मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब हम कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन लगाते हैं तो आपसे उससे फर्क नहीं पड़ता कि उसके बाद आपको कितनी क्लाउजेस दे रखी हैं। 3 से ज्यादा देखने को नहीं मिलती। एक तो वो रिलेटिव प्रोनाउन वाली क्लाउज होगी आपकी, एक उसके साथ कोई आगे और क्लाउज जोड़ लेगा, और एक हो सकता है और क्लाउज जोड़ ले। तो आपको याद रखना है, भले ही चाहे आप जिसमें रिलेटिव प्रोनाउन लगा हो, अगर उस क्लाउज में सब्जेक्ट आपका मौजूद भी है, तब भी आप किसी भी कीमत पे इस हु को हुम में नहीं बदलेंगे। हु को हुम में नहीं बदलेंगे, चाहे भले ही आपका रिलेटिव प्रोनाउन वाली क्लाउज में सब्जेक्ट दिया हुआ हो। एक भी जगह पे अगर सब्जेक्ट की कमी निकल आई तो आप फिर हु को हुम में नहीं बदलेंगे। ये बात अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो दिक्कत ये हुई, जैसे ये वाला अगर मैंने इस विच को काट के यहां पे हु की जगह हु को भी हटा दिया, क्योंकि यहां पे सब्जेक्ट दे रखा है, यू सब्जेक्ट दे रखा है, मतलब इस वाली क्लाउज के लिए तो मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए। तो हो सकता है कई बच्चे यहां हु को काट के हुम कर दे। तो मेरे प्यारे साथी, मैं आपको बता दूं, अगर आप ऐसा करने की सोच रहे हैं तो आप गलत कर देंगे। क्यों? क्योंकि आप ये बताओ, ये वाली जो क्लाउज है इज अ डेंटिस्ट, इसको भी तो इसके सब्जेक्ट की जरूरत है, क्योंकि इसके पास क्या है, केवल वर्ब, और ये इसके पास इसका ऑब्जेक्ट है। लेकिन इसको कभी किस चीज की, सब्जेक्ट की। तो आप किसी भी कीमत पे हुम नहीं कर सकते, आपको हु ही रखना पड़ेगा, चाहे वो सेंस कर रहा हो, ठीक न कर रहा हो। आपको लग रहा होगा कि यार पढ़ने में अटपटा लग रहा है, बट लेकिन नियम यही है, नियम यही कहता है भैया कि यहां पे आपको विच नहीं लगाना होगा, और ना ही आप इसमें हुम कर सकते, हु ही एकदम एप्रोप्रिएट है। क्योंकि ये इस वाली क्लाउज के लिए तो आपका काम करेगा बकायदा, लेकिन क्योंकि इस वाली क्लाउज के पास इसका सब्जेक्ट मौजूद है, लेकिन इस वाली क्लाउज के पास इसका सब्जेक्ट नहीं है, तो फिर ये इस वाली वर्ब के लिए ये वाला रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट का काम करेगा, और ये रिलेट किसे कराएगा, रिलेट करेगा अपने इस वाले एंटीसीडेंट को। तो वर्ब तो इसके अकॉर्डिंग आएगी, लेकिन ये काम करेगा इधर अपना पूरा। समझ में आ गई बात? तो आप यहां पे जो है विच की जगह पे हु लगाएंगे। हुम अगर किसी ऑप्शन में दे रखा होगा तो वो गलत हो जाएगा, ध्यान रखना प्यारे साथी। ये बहुत ही थोड़ा पेचीदा टाइप का प्रश्न था, मैं भी थोड़ा सा एक मिनट के लिए पजल्ड हो गया था इस क्वेश्चन में, लेकिन मुझे ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है, मैंने बहुत अच्छे से ये चीज़ सीख रखी है, इसलिए मुझे पता है कि यहाँ पे ये विच ना हटके इसकी जगह पे हम क्या लगा देंगे, हु लगाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ। बाकी एक आध जगह और क्वेश्चन आएगा तो मैं वहां पे भी ये चीज़ बढ़िया तरीके से क्लियर करूंगा। लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, करो जरा इसका आंसर भाई। करो इसका आंसर, क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा है बी थॉट देयर वॉज अ गुड आइडिया टू वियर स्नो बूट्स बिफोर बी स्टेप्ड आउट। अब आप एक बात बताओ, बी थॉट हमने सोचा, ठीक है, देयर वॉज अ गुड आइडिया, कि वहां एक अच्छा आइडिया हो सकता है, वहां एक अच्छा आइडिया हो सकता है। क्या मुझे आइडिया को डिमॉन्स्ट्रेट करने की जरूरत है? जरा मुझे एक बात बताओ। ठीक है, माना डिमॉन्स्ट्रेट करने की जरूरत है, लेकिन क्या कोई आइडिया जो है वो किसी जगह पे मौजूद होगा? आइडिया मेरे माइंड में आया ना, और हमें लग रहा है कि वो आइडिया अच्छा है, तो डिमोस्ट्रेट प्रोनाउन अगर हम लगा भी रहे हैं, मान लो हमें अगर सब्जेक्ट को अपने रिप्रेजेंट भी करना है, तो हियर और देयर हम तब लगाते हैं जब बेसिकली हमें किसी नाउन को रिप्रेजेंट करना हो और वो किसी जगह वगैरह की बात कर रहा हो। ठीक है ना, ठीक है ना, जब हम किसी जगह वगैरह की बात सेंस में बात कर रहे होते हैं तब हम उसको लगाते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए कि भाई इस चीज की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, देयर इज अ बिग प्रॉब्लम, मतलब वहां एक बड़ी प्रॉब्लम है।
तो जगह के सेंस में डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए इनका यूज किया जाता है हेयर और देयर का। यहां आपको रिप्रेजेंटेटिव प्रोनाउन चाहिए, मतलब ऐसा कोई सब्जेक्ट आपको चाहिए जो कि इस वाले नाउन को, अ गुड आइडिया को रिप्रेजेंट कर सके। तो आपको याद होगा मैंने आपको बताया था हेयर, देयर, और एक तीसरा भी आपको बताया था, कौन, इट, और कहा था कि इन्हीं तीनों से प्रश्न बनते हैं बार बार। तो ना तो यहां हेयर आएगा ना देयर आएगा, क्योंकि ये दोनों तब आते हैं जब आप किसी जगह के सेंस में, यानी प्लेस के सेंस में, जब आप किसी चीज को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ठीक है ना, कि वहां ऐसा है, यहां ऐसा है, ठीक है, बहुत सारे सेंस में। तो फिलहाल यहां पे ये दोनों ही नहीं आएंगे, यहां आपको इट लगाना होगा। तो इट वॉज अ गुड आइडिया, ये एक अच्छा आइडिया हो, ठीक है, ये एक अच्छा आइडिया था। तो देयर नहीं आएगा, इट आएगा यहां पे। बस सिंपल सी बात थी, केवल बस जो चीजें बताई हैं जितनी उतनी ही आपको याद रखनी है, आपके क्वेश्चन बहुत आसानी से बनेंगे। तो यहां देयर नहीं आएगा, इट आएगा, ठीक है। ये भी रिप्रेजेंटेटिव प्रोनाउन ही है, ये मत समझना कि ये इट के अकॉर्डिंग वॉज आ गया। इट वॉज अ गुड आइडिया, बिल्कुल बोल सकते हैं इट वॉज अ गुड आइडिया, हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये इट किसके लिए आ रहा है, ये गुड आइडिया के लिए, गुड आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब आ रही है। हालांकि इट सिंगुलर भी होता है तो उसके अकॉर्डिंग भी वॉज लगा दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। काम बनना चाहिए, क्वेश्चन आपका होना चाहिए, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए बस। ठीक है प्यारे साथी, तो आशा करता हूँ कि आज के 40 क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं इसके, और ये आपको बढ़िया तरीके से समझ में आए होंगे। इसके बाद आप ये मान के चलो लगभग हमारी एक 20 क्वेश्चन की और ये वाली क्लास लगेगी, फिर हमारे 15 क्वेश्चंस रह जाएंगे, फिर 15 और मेरे प्यारे साथी 10 क्वेश्चन, यानी 25 क्वेश्चन की मैं मिक्स करके एक क्लास आपकी लगाऊंगा, और फिर एक क्लास और बचेगी जिसके अंदर 15 क्वेश्चन हमारे और रह जाएंगे, वो भी मैं आपको करा दूंगा। यानी आप मान के चलिए इन क्वेश्चंस को करने के लिए हमें जो जरूरत पड़ेगी, मैं कोशिश करूंगा 20-20 क्वेश्चन की ही क्लास लगाऊं। वैसे 20-20 क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन ठीक बना हुआ है, 5 क्लासेस में पूरा मामला खत्म। तो 20-20 क्वेश्चन की चल रही है, इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ाएंगे। कल भी हम लोग 20 क्वेश्चंस एरर के जबरदस्त तरीके से करेंगे। बाकी आज के लिए बस इतना ही है, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद प्यारे भाई।